जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए EPFO और RSMSSB के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 120 वर्ड पर मिनट और RSMSSB के लिए 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है दोनों बैच की 600 रुपये है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए और बैच की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, वहां आतंकी हमले बढ़ गए हैं। निस्संदेह यह चिंता का विषय है। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद वहां स्थानीय लोगों के हाथ में व्यवस्था आएगी तो दहशत का सिलसिला रुक जाएगा, मगर स्थितियां इसके उलट नजर आ रही हैं। वहां सरकार बनने के बाद अब तक 5 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें बाहरी मजदूरों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। ताजा घटना बडगाम की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गोली मार दी गई। हालांकि हर आतंकी घटना के बाद सेना का तलाशी अभियान तेज हो जाता है और कुछ आतंकियों को मार गिराया जाता है, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 वर्षों से आतंकवाद समाप्त करने के तेज अभियान के बावजूद इसकी जड़ें घाटी में जमी हुई हैं। सरकार बार बार दावे करती रही है कि घाटी में आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, वे केवल कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए हैं, मगर हकीकत यह है कि कुछ अंतराल पर दहशतगर्द अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। पिछले 10 वर्षों से वहां गहन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। अलगाववादी संगठनों के नेताओं और आतंकवादियों को वित्त पोषण करने वालों पर नकेल कसी जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। हजारों बैंक खाते बंद किए जा चुके हैं। सीमा पार से जिन रास्तों से दहशतगर्दों को मदद मिल सकती थी, वे सारे बंद कर दिए गए हैं। इन वर्षों में बहुत सारे दहशतगर्द और उनके सरगना मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद अगर वहां लक्षित हिंसा का सिलसिला रुक नहीं रहा, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले कम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? छिपी बात नहीं है कि घाटी में दहशतगर्दी को पोषने में पाकिस्तान का हाथ है, मगर पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि स्थानीय युवाओं ने भी हाथ में हथियार उठाना शुरू कर दिया है। यह खुलासा खुद सरकार ने किया था जब कोरोना के बाद घाटी में आतंकवाद से संबंधित रपट पेश की थी। चूंकि कश्मीर की स्थिति ऐसी है जिसमें केवल राज्य सरकार से आतंकवाद से निपटने का दावा नहीं किया जा सकता, सेना, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को इसे रोकने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसलिए इस मसले पर अपेक्षाएं केंद्र से ही बनी हुई हैं। ताजा घटना के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि आतंकवादियों को मारने के बजाय पकड़कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि वे किसकी सह पर काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी शक जाहिर किया है कि नई सरकार बनने के बाद आतंकी हमले तेज होने के पीछे उनकी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश भी
हो सकती है। आतंकवाद को किसी सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह उसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान कमजोर पड़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या से पार पाने की रणनीति तैयार करेगी और समन्वित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। पिछले कई दशक से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इसकी वजह से समूची दुनिया में गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। मगर विडंबना है कि इस मसले पर ऐसा कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा जिससे तापमान संतुलन की उम्मीद जगे। उल्टे अब मौसम में उथल पुथल इस कदर होनी शुरू हो गई है कि जिन महीनों में ठंड की आहट मिलने लगती थी उनमें तापमान चढ़ा हुआ रहने लगा है, जो आने वाले संकट का संकेत दे रहा है। मसलन भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में इस वर्ष अक्टूबर का महीना सन 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म रहा और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी 124 वर्षों के बाद पहली बार अक्टूबर के महीने में मौसम में गर्मी इतनी थी कि उसे सामान्य नहीं माना जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि नवंबर में भी अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। फिलहाल मौसम के उतार चढ़ाव ने मौसम विज्ञानियों के सामने भी अध्ययन का नया फलक खोल दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के अभाव और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात सहित कई निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बनने से औसत न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। हाल के दशकों में वैश्विक ताप में बढ़ोतरी के लिए जिन कारकों की पहचान की गई है उसका हल निकालने को लेकर सक्रियता तो दिखती है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है वहां इसमें कमी करने को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखती। सारी जवाबदेही विकासशील देशों पर थोप दी जाती है। हालांकि यह समस्या केवल एक या कुछ देशों तक सीमित नहीं है, समूचा विश्व इससे प्रभावित है और मौसम की इस अनियमितता को सभी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें समय चक्र के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन अगर वक्त रहते इस संकट से निपटने के उपाय नहीं किए गए तो इसकी मार तो झेलना मुश्किल होता जाएगा। मध्यम वर्गीय समाज के कुछ लोग इन दिनों अनेक धनपतियों को देख देख कर खुद को उनके जैसा ही दिखाने के भ्रम में कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। मासिक किस्त यानी EMI के भरोसे अपने आप को रिच यानी धनी महसूस करने की मानसिकता में लोग मतवाले हुए जा रहे हैं। इस व्यामोह से कुछ किशोर और यहाँ तक कि बच्चे भी ग्रस्त दिखते हैं। पिछले दिनों एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले अपने बच्चे के बारे में अपनी सहेली को दुखी होकर बता रही थी कि मेरे बेटे को शहर के सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना ही पसंद नहीं, उसे किसी मॉल में जाकर फिल्म देखकर ही संतुष्ट मिलती है और वहां जाने के बाद जब तक वह 700 रुपए वाला बड़ा पॉपकॉर्न खरीद कर ना खाए तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ऐसा वह सिर्फ इसलिए करता है कि तब उसे रिच फीलिंग होती है। वह खुद को अनेक धनपतियों की श्रेणी में खड़ा पाता है। वह किसी सामान्य दुकान से कपड़े नहीं खरीदता बल्कि किसी बड़े मॉल में जाकर मशहूर ब्रांड के पैंट शर्ट जूते घड़ी आदि खरीद कर पहनने का आदी हो चुका है।
उसकी माँ आए दिन बेटे की ऑनलाइन खरीदारी से भी परेशान है। घर में 3-4 चश्मे पहले से पड़े हुए हैं, मगर उसे मोबाइल में ऑनलाइन कारोबार वाली किसी वेबसाइट पर कोई नया चश्मा पसंद आ जाएगा तो फौरन ऑर्डर कर देगा। चमकदार जूते, घड़ी आदि नजर आते ही वह ऑर्डर कर देगा, भले ही ये सब चीजें उसके पास पहले से ही मौजूद हों। माँ समझाती है पर वह मानता नहीं। इस उदाहरण को सिर्फ संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है। सच यह है कि ऐसे बच्चे और उनकी ऐसी सोच समझ और व्यवहार अब समाज में आम मामलों की तरह देखा जा सकता है। सक्षम तबकों से आने वाले ज्यादातर बच्चे इसी मानसिक ढांचे के तहत अपना जीवन चक्र आगे बढ़ा रहे हैं। दिखावा एक सामाजिक मूल्य बनता जा रहा है, मगर इस सबसे बेखबर समाज के दूसरे वर्ग भी दिखावे के इस रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक नशा बाहर के खाने का भी है। स्टॉप।